हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज हमने सीडीपीओ के एग्ज़ाम को देखते हुए सीडीपीओ के लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का होगा, जिसमें कुल 15 टेस्ट सीरीज होंगे, जो कि सीडीपीओ के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज उन लोगों के लिए भी यूज़फुल रहने वाला है जो बीपीएससी को भी टारगेट कर रहे हैं। और लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इस टेस्ट के 150 प्रश्नों की सीरीज़ में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं या जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लाइक शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का जो प्रारंभ है वो किया गया था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के द्वारा जो है अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1889 ईस्वी में। और आपको बता दें कि इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो इस्लाम में सुधार तथा ईसाई मिशनरियों एवं आर्य समाजियों से इस्लाम की रक्षा करना था। इतना चीज़ आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का जो प्रमुख प्रावधान था वो था जिससे लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिससे लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। और आपको बता दें कि 1929 के शारदा एक्ट को चाइल्ड मैरिज रीस्ट्रेन एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1929 का जो शारदा एक्ट है उसको चाइल्ड मैरिज रीस्ट्रेन एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट में शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़कियों की जो सहमति की उम्र को जो है वो 14 वर्ष कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका सही होगा वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वो इस प्रकार दिया है कि गुप्त काल के प्रमुख मंदिर दिए हैं एक तरफ और दूसरे तरफ स्थान दिए हैं, तो इनको मैच करना है। तो जो शिव मंदिर था ये शिव मंदिर का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भूमरा नागोद। क्या हो जाएगा? भूमरा नागोद हो जाएगा शिव मंदिर का, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। और बी विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तिगवा जबलपुर। कहाँ? तिगवा जबलपुर, ये इसका ठीक सामने होगा। और दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर जो होगा ये देवगढ़ झांसी में होगा। कहाँ? देवगढ़ झांसी में, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। और बच गया लक्ष्मण मंदिर, तो ये हो जाएगा सिरपुर। कहाँ हो जाएगा? सिरपुर में। इस प्रकार से हम लोग देखें तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो मिलान होगा ये होगा ए का दीवान बिजारत। दीवान बिजारत किसको बोला जाता था? तो ये वित्त विभाग को।
किसको बोला जाता था? वित्त विभाग को बोला जाता था। तो इसका हो जाएगा ए का 1। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था, तो इसका 2 हो जाएगा। सी दीवाने रिसालत जो था ये विदेश विभाग था। क्या था? विदेश विभाग। और जो दीवाने इंशाह है ये पत्राचार विभाग हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखो तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा, ये जो इसमें जो पहला कथन दे रखा है, इसमें दे रखा है गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्री गुप्त था। तो पहला सही है। और जो दूसरा दे रखा है, ये दे रखा है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। तो ये भी सही है। इस प्रकार से अगर हम लोग कुल मिला के देखें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। और आपको बता दें कि समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, जिसने संभवतः कच्छ नामक राजकुमार की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम लोग कथन को देखेंगे, इसमें से कौन सही है और कौन गलत है। देखते हैं कथन को। 1731 ईस्वी में डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्रियंबक राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया। तो कथन 1 कह रहा है, 1731 ईस्वी में डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्रियंबक राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन दूसरा कह रहा है, 1731 ईस्वी में वारणा की संधि द्वारा संभा द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार की। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हम देखें तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ दे रखा है दोनों, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 1 और 2 दोनों के दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, निम्न पेशवाओं का सही कलाक्रम बताइए। तो इसमें से जो सही कलाक्रम है वो बताना है। नीचे कूट दिया गया है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा बालाजी विश्वनाथ, जिनका की कार्यकाल जो था वो 1713 से लेकर 1720 तक था। उसके बाद आएंगे बाजीराव प्रथम, और जिनका की कार्यकाल जो 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक होगा। और उसके बाद आएंगे बालाजी बाजीराव, जिनका की जो कार्यकाल है वो 1740 से लेकर 1761 तक है। और नंबर 4 पे आएंगे माधवराव प्रथम। कौन आएंगे? माधवराव प्रथम जो है नंबर 4 पे आएंगे, जिनका की कार्यकाल जो है वो 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक है। तो इस प्रकार अगर हम कुल मिला के देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1 2 3 4 ये बिल्कुल एक सीरीज में है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, निम्न नेताओं व उनसे संबंधित मिसल का गलत युग्म बताइए। तो इसमें गलत युग्म बताना है। तो इसमें जो गलत युग्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पे कह रहा है गलत युग्म। तो गलत युग्म जो है इसमें से हीरा सिंह नकी मिसल ये बिल्कुल सही है। ये छज्जा सिंह भंगी मिसल ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है संधू जाट चौधरी जो है ये कन्हैया मिसल नहीं है, क्योंकि कन्हैया मिसल जो है ये जयसिंह का है। किनका? जयसिंह का। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ये युग जो है ये गलत है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर।
प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में बात कर रहा है। तो इसमें हम बता दें कि कथन 1 जो है वो अनुच्छेद ये कह रहा है कि अनुच्छेद 124(3) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के विषय में प्रावधान करता है। ये बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 124(3) जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के विषय में प्रावधान करता है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की अनुभव होना चाहिए। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी कि अगर हम कुल मिला के देखें तो दोनों के दोनों कथन सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, राज्यपाल के विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कह रहा है पहला कथन कि राज्यपाल के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किए गए कार्यों के लिए उसे किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये जो कथन जो है ये बिल्कुल सही है कि राज्यपाल के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किए गए कार्यों के लिए उसे किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अगर कथन 2 देखें, ये कह रहा है पद ग्रहण के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व उसे 2 माह की पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से अगर हम कुल मिला के देखें तो दोनों सही है। और इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ये कौन है? तो ये हैं धान के खेत एवं कोयला खदान, मतलब दोनों हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें इसका उत्तर तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीथेन गैस का जो उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो धान का खेत भी है और कोयला खदान भी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, लैटेराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा उनमें ये ऑप्शन नंबर डी जो है उनमें फास्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो है ये सभी के सभी ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन जो ए है उसका निर्माण स्वस्थान पर हुए अपक्षय द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही है। वे बेसाइल तथा अन्य एल्यूमिनियम युक्त चट्टानों से अपघटित होती है। ये भी सही है। और उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ये भी सही है। तो इस प्रकार से हम कुल मिला के देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, जो कि ये जो कथन है ये सही नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, अशोक मेहता समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कह रहा है अशोक मेहता समिति के संबंध में। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन सा जो कथन है वो सही है और कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पहला जो कथन वो ये कह रहा है कि पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारणों का अध्ययन करने एवं उन्हें प्रभावी बनाने के सुझाव देने के लिए 1977 में इस समिति का गठन किया गया था। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है कि पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारणों का अध्ययन करने एवं उन्हें प्रभावी बनाने के सुझाव देने के लिए 1977 में इस समिति का गठन किया गया था। बिल्कुल सही है।
और कथन दूसरा कह रहा है कि समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे की संस्तुति की। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि त्रिस्तरीय ढांचे की जो संस्तुति की वो क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये बिल्कुल ये जो प्रश्न है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन सही होगा, कथन एक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 का रहा है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ये बिल्कुल सही है कि राज्य का राज्यपाल जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा, बिल्कुल सही है। कथन दो कह रहा है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(झ) में किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 भी कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। ये बिल्कुल सही है, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। कथन दो कह रहा है कि अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के दोनों के दोनों कथन सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन पढ़ना है। कथन एक कह रहा है, इंसुलिन के संबंध में इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 में की थी। ये बिल्कुल सही है कि इंसुलिन की जो खोज है वो फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। ये बिल्कुल सही है। कथन दो कह रहा है कि इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ नामक जो है बीमारी होती है। ये भी सही है। और कथन तीन जो है ये कह रहा है कि इंसुलिन के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ हम देखें तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हम कुल मिला के देखें तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों कथन सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 का रहा है, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे चांगपा समुदाय के लिए बात कर रहा है। तो कथन एक कह रहा है, ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में रहते हैं। तो ये कथन जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो चांगपा जो है ये राजस्थान में नहीं रहते हैं। क्योंकि ये जो जनजाति है चांगपा समुदाय, ये जो है ये आपका लद्दाख क्षेत्र के यांगपंग इलाके में निवास करती है। तो ये जो कथन है पहला कथन जो है ये बिल्कुल गलत है। कथन दूसरा ये कह रहा है कि ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियां को पालते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है कि ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियां को पालते हैं। कथन जो तीन है ये कह रहा है कि इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ कुल मिला के देखें तो सिर्फ और सिर्फ कथन दो और तीन ही सही है और कथन एक जो है वो गलत है। तो कथन दो एवं तीन जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। केवल और केवल दो एवं तीन ही सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 का रहा है, बायोकार्बन एंड फंड
इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये कौन करता है? विश्व बैंक करता है। कौन? विश्व बैंक जो है बायोकार्बन एंड फन इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन करता है। तो याद रखिएगा, ये कौन करता है? विश्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 का रहा है, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है। तो ये कौन करता है? तो ये करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 का रहा है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन पहला जो है ये कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ये बिल्कुल सही है कि संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और कथन दो कह रहा है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 316 में किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हम कुल मिला के देखें तो दोनों के दोनों ही बिल्कुल सही है। इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और दो दोनों ही सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 का रहा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी सही उत्तर का चयन कह रहा है। तो जो कथन एक है ये कह रहा है कि इसका आरंभ जो है वो कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सही है कि इसका जो शुरुआत है वो 9 मई 2015 को जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। और दूसरा ये कह रहा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ सी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो इसमें कह रहा है कौन से रोग का कारक जो है वो जीवाणु नहीं होता है। तो जीवाणु से क्या क्या होता है? तो जीवाणु से जो होता है वो हैजा होता है। और आपको बता दें कि जीवाणु से हैजा के साथ और काली खांसी भी होता है। लेकिन जो पोलियो और एड्स है ये दोनों के दोनों ही विषाणु से होता है, यानी वायरस से होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जीवाणु कह रहा है जीवाणु से नहीं होता है, ये कह रहा है। तो जीवाणु से पोलियो और एड्स ये दोनों नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बीमारी है विषाणु से होता है। इस प्रकार से हम देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो इसमें से कौन जो है वो सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित रहता है? तो वो रहता है हाइड्रोजन। कौन रहता है? हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 का रहा है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए जो है उस पर किसका परत चढ़ाया जाता है? तो वो जस्ता का चढ़ाया जाता है। किसका? जस्ता का जो है परत चढ़ाया जाता है लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 का रहा है, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित
है। तो जीवाणु जनित रोग जो है वो कौन सा है? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यक्ष्मा। यक्ष्मा जो है ये जीवाणु जनित रोग है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यक्ष्मा। यक्ष्मा जो है एक जीवाणु जनित रोग है। और खसरा जो है वो विषाणु जनित रोग होता है। और खिलाड़ी पाँव और जो दाद है ये दोनों के दोनों कवक द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये खिलाड़ी पाँव और जो दाद है ये कवक द्वारा जो है ये रोग होता है। तो कुल मिला के देखें तो हम लोग इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यक्ष्मा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 का रहा है, कम जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो कम जल में जो उगने वाले पौधे हैं वो मरुद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं, जो कम जल में उगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो कम जल में उगने वाले पौधे हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको मरुद्भिद कहते हैं। और आपको बता दें कि जो जलोद्भिद होते हैं, ये जलोद्भिद जो होते हैं जल में उगने वाले पौधे होते हैं। और जो मरुद्भिद होते हैं वो कम जल में उगने वाले पौधे होते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 का रहा है, संस्था एवं उनके संस्थापक का कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो पहला दे रखा है राधा स्वामी सत्संग। तो राधा स्वामी सत्संग का जो है वो तुलसी राम ये किए हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज, ये केशव चंद्र सेन, ये बिल्कुल सही है कि भारतीय ब्रह्म समाज जो है ये केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय, ये भी बिल्कुल सही है। और आत्मीय सभा जो है ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1815 ईस्वी में किया गया था, आत्मीय सभा का। तो अगर कुल मिला के देखें तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो सभी के सभी सुमेलित हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 का रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें जो है कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो इसमें जो है वो है गीत गोविंद जयदेव। गीत गोविंद जो है ये जयदेव के द्वारा लिखा गया, ये बिल्कुल सही है। और हम लोग यहाँ देखें तो कथा सरित सागर जो है ये सूरदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है सोमदेव के द्वारा। और इसमें राजतरंगिणी जो है ये बिल्हन के द्वारा नहीं, कलहन के द्वारा लिखा गया है। और अगर हम बात करें विक्रमांक देवचरित की, तो ये विक्रमांक देवचरित जो है ये बिल्हन के द्वारा लिखा गया है। तो ये अपोजिट था जस्ट इसके, बिल्हन का कलहन हो जाएगा, कलहन का विलहन हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 का रहा है, यांडबू की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? तो यांडबू की जो संधि है ये हुआ था ब्रिटिश तथा बर्मा के मध्य। किसके मध्य हुआ था? ब्रिटिश तथा बर्मा के मध्य हुआ था। यांडबू की जो संधि हुआ था ये ब्रिटिश तथा बर्मा के मध्य हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। एक में दे रखा है ब्रिटिश तथा चीन के मध्य, ये गलत है। ब्रिटिश तथा भूटान के मध्य, ये भी गलत है। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। ब्रिटिश तथा ये भी गलत है। ब्रिटिश तथा नेपाल, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसमें से कौन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है? तो ये आता है मायोन। मायोन जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से स्पष्ट का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर।
प्रश्न संख्या 31 का रहा है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सुमेलित हो जाएगा आपका मादा एनोफिलीज, ये मलेरिया ज्वर मच्छर होता है, ये बिल्कुल सही है। ये जो है ये बिल्कुल सही है। और मादा एंडीज एजिटाई जो है ये पीत ज्वर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक मिनट। ए का एक, बी का दो, पीत ज्वर, घरेलू मक्खी, हैजा, ये बिल्कुल सही है कि घरेलू मक्खी से हैजा रोग होता है। और पेडिकुलस जो है ये टाइफाइड, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कुल मिला के देखो तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 का रहा है निम्न में से असत्य कथन पहचानिए। तो इसमें से जो है असत्य कथन जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह पेरिस में है। ये बिल्कुल गलत है कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये पेरिस में है। क्योंकि संसार का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो शंघाई में है, जो कि चीन में है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, संसार का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो शंघाई चीन में है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 का रहा है देश और राजधानी का गलत युग्म बताइए। तो इसमें देश और राजधानी का जो है वो गलत युग्म बताना है। तो इसमें से जो है गलत पहला जो है ये क्या कह रहा है गिनी कोनाक्रे, ये बिल्कुल सही है। कैमरून या ओंडे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है चाड, ये चाड का जो है ये बमाको, ये बिल्कुल गलत दे रखा है कि ये जो चाड है, चाड का जो है बमाको, ये राजधानी नहीं है इसका। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का जो उत्तर है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाड का जो है वो बमाको नहीं होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 का रहा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं सूची एक में और सूची दो में क्या दे रखा है। सूची एक में दे रखा है माइक स्थल और सूची दो में दे रखा है इसका राज्य। तो इसमें से जो हम देखें तो जो चिराग रिपु है, ये चिराग रिपु जो है ये हो जाएगा असम। चिराग रिपु असम हो जाएगा। पूर्वी दुआर ये जो है पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। गारो पहाड़िया मेघालय, बिल्कुल सही है। मयूरभंज ये उड़ीसा में है। तो इस तरीक़ा से ए का एक हो जाएगा, बी का दो हो जाएगा, सी का तीन हो जाएगा और डी का चार हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में जो है ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार दे रखा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें जो है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये है राजघाट बांध यमुना, ये बिल्कुल गलत है। राजघाट बांध ये गलत है क्योंकि राजघाट बांध जो है यमुना नदी पे नहीं बल्कि बेतवा नदी पे। कहाँ पे, बेतवा नदी पे इसका जो है ये गलत हो जाएगा यमुना नदी। और बाकी जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी बिल्कुल सही है। रिहंद बांध जो है ये रिहंद बांध रिहंद नदी पे बिल्कुल सही है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है ये गलत है क्योंकि राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। इस प्रकार से हम कुल मिला के देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 का रहा है अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो ये अधिक सांद्रता की बात कर रही है। तो अधिक सांद्रता में जो
अधिक अधिक सांद्रता वाली मृदा में जो है उगने वाले पौधे को जो है हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेलोफाइट्स। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि जंतु कोशिका में जो है ऊर्जा का संग्रह जो है वो कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। और जो इसमें ऑप्शन, ये जो दूसरा कथन दे रखा है, ये दे रखा है कि पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह जो है स्टार्च के रूप में होता है। ये बिल्कुल सही है कि पादप कोशिका में जो है ऊर्जा का जो संग्रह है स्टार्च के रूप में होता है। तो हम इस प्रकार से देखो तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों ही कथन सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 का रहा है, मक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से जो है आराम मिलता है? तो ये मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा। दोनों पदार्थ के उपयोग से जो है आराम मिलता है। किसके किसके? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा से। तो इस प्रकार से दो आंसर हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ई जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 का रहा है, जीवी के राव समिति का गठन कब किया गया था? तो जीवी के राव समिति का जो गठन है ये किया गया था 1985 ईस्वी में। कब किया गया था? 1985 ईस्वी में जो है जीवी के राव समिति का जो है गठन किया गया था। और आपको बता दें कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए जो है मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु योजना आयोग द्वारा जीवी के राव की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1985। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 का रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं, सूची 1 में टाइगर रिजर्व दिया गया है और सूची 2 में स्थान दिया गया है। लिख रहा है पहला नागरहोल। तो नागरहोल जो है ये कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटका में। कहाँ है? नागरहोल जो है ये कर्नाटका में है। और आपको बता दें कि बांधवगढ़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बांधवगढ़ कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। और जो मालघाट है ये हो जाएगा मालघाट महाराष्ट्र में। और मुदुमलाई तमिलनाडु में। इस प्रकार से हम देखें तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का जो है 4 और डी का जो है वो 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 का रहा है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पेंडेमिक। उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना को देख लीजिए कि यदि कोई जो मानवीय रोग होता है विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। नहीं बोलते हैं कि कोविड-19 जो है एक पेंडेमिक बीमारी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 का रहा है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो जो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है ये होता है आपका विषाणु से। किससे होता है? विषाणु से होता है। तो इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस होता है। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर।
प्रश्न संख्या 43 कह रहा है, खसरा की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। तो जो खसरा की जो बीमारी होती है ये वायरस से होती है। किससे होती है? वायरस यानी विषाणु से होती है खसरा की बीमारी। याद रखिएगा, खसरा की जो बीमारी है वो वायरस से, और अभी बताए थे इन्फ्लुएंजा जो होता है वो भी वायरस से ही होता है, यानी कि विषाणु से ही होता है। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होता है। प्रश्न संख्या 44 का रहा है, निम्न में से कौन सा रोग जो है वो जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होता। यहाँ बैक्टीरिया का बात करें कि बैक्टीरिया से वो उत्पन्न नहीं होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि जो इन्फ्लुएंजा है, एक मिनट, इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होता है। पोलियो भी है, वायरस से होता है। तपेदिक जो होता है ये जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है मलेरिया। मलेरिया जो है ये जीवाणु से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि जो मलेरिया है ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है आपका मलेरिया रोग। और सॉरी, आपको मैंने ये प्रश्न जो है ये गलत टिक, ये जो है ये गलत ऑप्शन हो गया है। इसका जो ये ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसलिए होगा क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है कि जीवाणु से जो है वो ये सॉरी विषाणु से जो है वो इन्फ्लुएंजा होता है, पोलियो होता है, और तपेदिक ये दोनों होता है। और जो तपेदिक होता है टीबी ये जीवाणु से होता है, और मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुल मिला के देखें तो पोलियो, इन्फ्लुएंजा और मलेरिया ये तीनों के तीनों जो रोग हैं वो जीवाणु से उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर यू हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दे रखा है दोआब, और सूची 2 में दे रखा है नदियाँ। तो सबसे पहले दे रखा है बेस्ट दोआब। तो बेस्ट दोआब जो है ये जाएगा, ये जाएगा आपका, एक मिनट, ये जाएगा आपका ब्यास एवं सतलज। बेस्ट जो दोआब है ये ब्यास एवं सतलज नदियों के बीच। और ये चीज़ जान लीजिए कि दोआब किसको कहते हैं। तो जो दो नदियों के बीच की जो भूमि होता है उसको दोआब कहते हैं। तो यहाँ पे दो नदी दे रखा है, उसी के बीच का जो दोआब होता है उसका नाम दे रखा है। तो इस प्रकार से हम देखें तो बेस्ट दोआब जो है वो ब्यास एवं सतलज नदी के बीच होता है, और जो बारी दोआब है ये बारी दोआब जो है ब्यास एवं रावी नदी के बीच होता है। ब्यास एवं रावी नदी के बीच होता है। अगर रेचना दोआब की बात करें तो जो रेचना दोआब है ये रावी एवं चिनाब नदी के बीच है। किसके किसके? रावी एवं चिनाब नदी के बीच। और जो चाज दोआब है ये चिनाब एवं झेलम नदी के बीच है। किसके किसके? चिनाब एवं झेलम नदी के बीच। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 का रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है जो दे रखा है फूलों की खेती, तो जो फूलों की खेती है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और इसमें दे रखा है फसलों की खेती, तो फसलों की खेती जो है वो
एग्रोनॉमी कहलाता है, बिल्कुल सही है। और सब्जियों की खेती जो है वो ओलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है सब्जियों की खेती। और जो फलों की खेती है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। 47 का रहा है, कवकों का प्रयोग किया जाता है। तो कवकों का जो प्रयोग है वो किया जाता है, कवकों का जो प्रयोग है वो किया जाता है ब्रेड बनाने में, अल्कोहल निर्माण में, खाद्य पदार्थ के रूप में और दवा बनाने में भी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो फाइलेरिया नामक जो रोग है ये होता है आपका बुचेरेरिया बैनक्राफ्टाई। किसके कारण? बुचेरेरिया बैनक्राफ्टाई के कारण होता है। तो याद रखिए कि फाइलेरिया नामक जो रोग है वो किस जीव के कारण होता है? तो ये होता है बुचेरेरिया बैनक्राफ्टाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, किस देश द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किसी देश के द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? तो किसी भी देश के द्वारा जो है वो मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है निर्यात को बढ़ाना या आयात को जो है वो कम करना, और भुगतान जो है वो संतुलन बनाए रखना, और जो है विदेशी मुद्रा अर्जन करना। ये सभी के सभी जो है किसी भी देश के द्वारा जो है मुद्रा का अवमूल्यन इसलिए किया जाता है। और क्यों किया जाता है ये आपको पता चल गया। निर्यात को बढ़ाने के लिए, आयात कम करने के लिए, भुगतान संतुलन करने के लिए और विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे सभी के सभी उत्तर सही होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वो शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये जो है ये है अपघर्षण। कौन सा है? अपघर्षण जो है ये प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है, निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? तो एजेंडा 21 से जो है वो ये जो है रियो सम्मेलन से संबंधित है। एजेंडा 21 जो है किससे संबंधित है? तो रियो सम्मेलन से संबंधित है। और रियो सम्मेलन जो है इस प्रश्न के ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है। कह रहा है ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेपो दर। क्या कहलाता है? रेपो दर कहलाता है। ये जो है अल्पावधि के लिए ऋण देता है भारतीय रिजर्व बैंक किसको? वाणिज्य बैंक को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की ओर। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह जो कथन है यह एच.एफ. रीड से संबंधित है। किससे? एच.एफ. रीड से संबंधित है। और आपको बता दें कि एच.एफ. रीड जो है एक अमेरिकन भूगर्भ शास्त्री थे जिन्होंने भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में
काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जान लीजिए। और अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है, मेघालय की गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित हैं। तो मेघालय की जो गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, ये संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रायद्वीपीय पठार से। किससे संबंधित है? प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। याद रखिएगा कि मेघालय की जो गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वो संरचनात्मक दृष्टि से जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। प्रश्न संख्या 55 का रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों के संचारित करने वाले जीव को वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेक्टर। याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। प्रश्न संख्या 56 का रहा है, मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो ये जो बोल रहा है मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है मियादी ज्वर। तो याद रखिएगा, मियादी ज्वर जो है वो जीवाणु के कारण होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है, चोटी कह रहा है, जॉगसोंग चोटी किस भारतीय राज्य में है? तो जॉगसोंग जो चोटी है ये सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है जॉगसोंग चोटी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जॉगसोंग चोटी जो है वो भारत, नेपाल और तिब्बत की त्रिबिंदु सीमा पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा कि जॉगसोंग जो चोटी है वो भारत, नेपाल और तिब्बत की त्रिबिंदु सीमा पर स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। प्रश्न संख्या 58 का रहा है, ऑटिज्म एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है। किस रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है? तो ऑटिज्म को जो है ये माना गया है नीला रंग को। किसको? नीला रंग को जो है ऑटिज्म का जो है वो प्रतीक माना गया है। और ऑटिज्म जो है एक मानसिक रोग या मानसिक मस्तिष्क के विकास के दौरान जो है होने वाला एक गंभीर विकार रोग है। और ये इसका जो प्रतीक है वो नीला रंग है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। प्रश्न संख्या 59 का रहा है, हाल ही में दिसंबर 2019 के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो हाल ही में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसको जननायक जनता पार्टी को जो है राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त किया है। तो ये किया है आपको हरियाणा को। किसको? हरियाणा राज्य की जो जननायक जनता पार्टी है इसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर। प्रश्न संख्या 60 का रहा है, वर्ष 2018 में गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया। वर्ष 2018 में गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया, यह किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो है ये पहल जो है ये जल शक्ति मंत्रालय का है। किसका है? जल शक्ति मंत्रालय का जो है ये गोवर्धन स्कीम है। तो इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है वो 2018 में गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वनवासी समागम नामक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। किसको संबोधित किया? वनवासी समागम आयोजन नामक आदिवासी सम्मेलन को जो है संबोधित किया। और वनवासी जो समागम का आयोजन है वो किस राज्य में किया गया, ये पूछ रहा है कि वनवासी समागम का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया। तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में जो है वनवासी समागम का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा किस प्राचीन नदी पर शोध एवं अध्ययन के लिए एक बार फिर एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा किस प्राचीन नदी पर कह रहा है, तो ये किया गया था आपका सरस्वती नदी पर। कहाँ पे? सरस्वती नदी पर जो है शोध एवं अध्ययन के लिए एक बार फिर एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है दिसंबर 2019 के दौरान कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो दिसंबर 2019 के दौरान जो है कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो ये जो है ये बन गया है ये ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया जो है मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर। कह रहा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संबंध में जो है कथन पर विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा है यह दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि प्रत्येक वर्ष जो है ये दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। बिल्कुल सही है। कथन 2 कह रहा है इस दिवस पर धन संग्रह सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांट कर मनाया जाता है, जिसमें 3 रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला होता है। तो ये भी कथन जो है ये बिल्कुल सही है कि इस दिवस पर जो है धन संग्रह सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांट कर मनाया जाता है, जिसमें 3 रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला होता है। इस प्रकार से हम देखें तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है और यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल से ये खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा वाले अधिनियम को मंजूरी दी है। तो ये कह रहा है कि किस राज्य ने हाल से ये खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा वाले अधिनियम को मंजूरी दिया है। तो ये दिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। प्रश्न संख्या 66 का रहा प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर। प्रश्न संख्या 67 का रहा निम्न में कौन सी भू आकृति बनेगी पृथ्वी पटल में दरारों के बीच में से एक स्थल खंड ऊपर उठ जाता है। तो ये कौन सा बनेगा? पृथ्वी पटल में दरारों के बीच से एक स्थल खंड ऊपर उठ जाता है। तो ये बनेगा भ्रंशोत्थ पर्वत। कौन सा? भ्रंशोत्थ पर्वत।
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भ्रंशोत पर्वत नामक जो है वो भू आकृति ये बनेगा। भ्रंशोत पर्वत को जो है वो ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 की ओर। प्रश्न संख्या 68 का रहा, कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है। तो कॉरियोलिस जो बल है ये उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन से। किससे? पृथ्वी के जो घूर्णन है इससे उत्पन्न होता है कॉरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल जो है एक आभासी बल है जो पृथ्वी के भिन्न भिन्न घूर्णन गति के कारण जो है उत्पन्न वायु की दिशा को जो है प्रभावित करता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर। प्रश्न संख्या 69 का रहा है, लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टू टू टूडी लार, बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीत सिंह जुड़े थे। तो लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह और टूडी लार, बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीत सिंह जो है ये जो जुड़े थे ये गदर आंदोलन से जुड़े थे। किससे? गदर आंदोलन से। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर। प्रश्न संख्या 70 का रहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किस कारण से त्याग दिया? तो ये त्यागा था जलियांवाला बाग की दुखद घटना के कारण। किसके कारण? जलियांवाला बाग की जो दुखद घटना हुआ था उसके कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि को जो है वो त्याग दिए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 71 की ओर। प्रश्न संख्या 71 का रहा है, सन 1890 की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है वो एम.एन. लोखंडे ने किया था। किसने किया था? एम.एन. लोखंडे ने जो है ये पहली ट्रेड यूनियन ये जो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन था इसका जो है स्थापना किया था। किसने किया था? एम.एन. लोखंडे ने। कब किया था? 1890 ईस्वी में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 72 की ओर। प्रश्न संख्या 72 का रहा है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बौद्ध शब्दावली में जो धर्म चक्र प्रवर्तन है इससे बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है ये निर्देशित होता है। याद रखिएगा कि जो धर्म चक्र प्रवर्तन है इससे क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73 की ओर। प्रश्न संख्या 73 का रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा और सिंह अस्पा श्रेणी का प्रवर्तन किया? तो दो अस्पा और सिंह अस्पा श्रेणी का जो प्रवर्तन है ये किया था जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने जो है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा श्रेणी का जो है वो प्रवर्तन किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74 की ओर। प्रश्न संख्या 74 का रहा, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सन 1863 ईस्वी में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी ये पूछ रहा है। तो ये जो हुआ था कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में जो है 1863 ईस्वी में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की ओर। प्रश्न संख्या 75 का रहा है, सन 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटना का सही कलाक्रम क्या है? तो इसका जो है वो कलाक्रम जो है सही है वो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश हुआ था। तो पहला ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा।
और दूसरा जो है ये हो जाएगा कि एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना। ये नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 पे जो है वो कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना। तो इस प्रकार से हम देखें तो, और अंत में जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तात्या टोपे को फांसी। तो कुल मिला के हम लोग देखें तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 1 2 3। कौन सा? 4 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76 की ओर। प्रश्न संख्या 76 का रहा है, निम्न में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? तो ये कौन सा शिलालेख है, सॉरी कौन सा अशोक का जो अभिलेख है वो इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? तो ये करता है ब्रह्मगिरी अभिलेख। कौन करता है? ब्रह्मगिरी अभिलेख जो है इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। प्रश्न संख्या 77 का रहा है, नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो नहरें बनवाने वाला जो है वो पहला सुल्तान कौन था? तो वो था गियासुद्दीन तुगलक। कौन था? गियासुद्दीन तुगलक था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 की ओर। प्रश्न संख्या 78 का रहा है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन 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 के मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये लड़ा गया था मराठे और अफगान के बीच। किन के बीच लड़ा गया था? मराठा और अफगान के बीच जो है ये तृतीय पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 79 की ओर। प्रश्न संख्या 79 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ये हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। ये जो है ये कथन सही नहीं है कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अब्दुल रज्जाक आया था। जो अब्दुल रज्जाक जो है ये एक फारसी विद्वान था जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है विजयनगर आया था। तो ये जो है कथन बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 की ओर। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं पूछा है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में भी ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि सही पूछा है या सही नहीं पूछा है। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से मनसबदार का पद जो है वो सैनिक और वंशानुगत होता था। ये जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है कि जो मनसबदार का जो पद है वो सैनिक और वंशानुगत होता था। ये जो है ये गलत है, क्योंकि जो मनसबदार जो था ये एक प्रशासनिक अधिकारी होते थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये चीज़ सही नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81 की ओर। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक है। तो भारत में जो है ये चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक है ये कौन है? तो वो है ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 की ओर। प्रश्न संख्या 82 कह रहा है महाजनपद व उनकी राजधानियों का गलत युग्म बताइए। तो इसमें महाजनपद और उसकी राजधानी का जो है गलत युग्म ये बताना है। तो इसमें से जो गलत है वो कौन सा गलत है, पहले सही देख लेते हैं। गंधार का तक्षशिला ये भी सही है, और अंग का चंपा ये भी बिल्कुल सही है। काशी वाराणसी बिल्कुल सही है। अश्मक का मथुरा ये गलत है। ये अस्मक का जो है ये मथुरा जो है ये गलत है, क्योंकि अस्मक का जो है वो पोटली या पोतना ये था। तो ये जो है डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन ये जो है युग्म जो है ये गलत है, क्योंकि अस्मक का जो है वो पोटली या पोतना हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की ओर। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है भारत में सम्मतों का सही कलाक्रम कौन सा है। तो भारत में सम्मतों का सही कलाक्रम ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका विक्रम शक गुप्त हर्ष। कौन हो जाएगा? विक्रम शक गुप्त हर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सम्मतों का सही कलाक्रम यही है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की ओर। प्रश्न संख्या 84 का रहा है भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई थी। तो भारत में जो है वो प्रथम रेल लाइन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाली गई थी। और जो प्रथम रेल की जो शुरुआत है 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने के बीच हुई थी। और आपको बता दें कि जो डलहौजी के शासनकाल में ही जो 1854 में जो है डाक टिकट का जो है प्रचलन हुआ था, तथा लोक शिक्षा विभाग की भी जो है स्थापना हुआ था। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। कौन? लॉर्ड डलहौजी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85 की ओर। प्रश्न संख्या 85 का रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राज्य संघ का अंत हो गया। तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल में जो है मराठा राज्य संघ का अंत हो गया था? तो ये हो गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है मराठा राज्य संघ का अंत हो गया था। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और जो लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये इसका जो कार्यकाल था वो 1813 से लेकर 1823 ईस्वी के बीच तक था। ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की ओर। प्रश्न संख्या 86 का रहा क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे। तो क्रांतिकारी आतंकवाद की जो पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर जो है ये प्रकाशित होते थे बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से जो है ये प्रकाशित होते थे। इस प्रकार से देखें तो हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि युगांतर एक जो है बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसे कि 1906 ईस्वी में बारिंद्र घोष ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? बारिंद्र घोष ने जो है इसको युगांतर को शुरू किया था। युगांतर एक बंगाली साप्ताहिक समाचार था। ठीक है। और जो संध्या जो है संध्या नामक समाचार पत्र की शुरुआत जो है वो भी 1906 में ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि इसका भी शुरुआत जो 1906 में किया कौन था? तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87 की ओर। प्रश्न संख्या 87 का रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था। तो ये रखा गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कब? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1906 अधिवेशन में जो है स्वशासन या स्वराज की मांग को जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 की ओर।
प्रश्न संख्या 88 का रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष जो है रद्द कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था, एक मिनट, ये रद्द कर दिया गया था वर्ष 1911 ईस्वी में। कब कर दिया गया था? वर्ष 1911 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, 1911 ईस्वी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 की ओर। प्रश्न संख्या 89 का रहा है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की। तो निम्नलिखित में से किसने जो है अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की। तो ये किए थे राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने जो है अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की ओर। प्रश्न संख्या 90 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबद्ध था। तो निम्नलिखित में से कौन जो है 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंधित था। तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। ये भी आप याद रखिएगा। और जो विद्यार्थी जीवन में ही जो है ये विद्यासागर, उन्हें विद्यासागर की उपाधि जो है ये संस्कृत कॉलेज द्वारा दिया गया था। ये भी याद रखिएगा कि विद्यासागर जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको विद्यार्थी जीवन में ही विद्यासागर की जो है उपाधि ये संस्कृत कॉलेज के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 91 की ओर। प्रश्न संख्या 91 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था। तो कौन था वो गवर्नर जनरल जिसने अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था। तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग जो था ये अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की ओर। प्रश्न संख्या 92 का रहा है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है ये होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति जो होता है ये भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 की ओर। प्रश्न संख्या 93 का रहा है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो यहाँ मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका के संविधान से ही जो है मौलिक अधिकारों की अवधारणा ये ग्रहण किया गया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 94 की। प्रश्न संख्या 94 का रहा है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसका है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, ये जो कथन है ये N.A. पालकीवाला का है। किनका है? N.A. पालकीवाला, इन्हीं के द्वारा जो है ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का परिचय है। ये किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95 की ओर। प्रश्न संख्या 95 का रहा है, किस अधिनियम के तहत जो है वो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी। तो ये लाया गया था 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1919 का भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 का रहा, 10वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी।
तो 10वीं अनुसूची जो है वो संविधान में ये जोड़ा गया था आपका 92वें संविधान संशोधन 1985। 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है ये 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97 की ओर। प्रश्न संख्या 97 कह रहा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? तो निम्न में से कौन सा जो अनुच्छेद है वो राज्यों को जो है नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? तो ये रोकता है अनुच्छेद 15(1). अनुच्छेद 15(1) जो है वो राज्यों को नागरिकों के मध्य जो है विभेद करने से रोकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 98 की ओर। प्रश्न संख्या 98 कह रहा है, सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ किस पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है? तो सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ जो है ये बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ को मिलाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99 की ओर। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है, गलत युग्म पहचानिए। तो इसमें गलत युग्म पहचानना है, तो यहाँ पे जो गलत युग्म है ये हो जाएगा हमारा, पहला हम ए से देख लेते हैं कौन सही है और कौन यहाँ पे गलत है। तो मूंगफली में टिक्का रोग ये फफूंद के कारण होता है, बिल्कुल सही है। मटर में मार्स रोग ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे गन्ना में रेड डॉट ये फफूंद के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो डी है नींबू में लिटिल लीफ ये जस्ते की कमी के कारण होता है, ये गलत है। ये जो ऑप्शन है हमारा ये गलत है। तो इस प्रश्न में जो है वो गलत युग्म बोल रहा था, तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नींबू में जो है ये लिटिल लीफ जो ये रोग है ये होता है आपका जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण जो होता है नींबू में लिटिल लीफ रोग, याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि जो गेहूं का जो कीट रोग होता है, गेहूं का जो कीट रोग जो होता है, जिसको ये जो होता है ये कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण जो होता है ये गेहूं का कीट रोग होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100 की ओर। प्रश्न संख्या 100 कह रहा है, थनैला रोग किसके कारण होता है? तो थनैला रोग जो है ये जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा जो है ये थनैला रोग होता है। और अगर हम बात करें निमोनिया की, तो ये हम यहाँ पे निमोनिया हम बोल रहे हैं, या ऐसा अगर निमोनिया की बात करें तो निमोनिया जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, और जो निमोनिया जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। चेचक जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। और जो ये गलघोटू जो रोग होता है ये होता है जीवाणु के कारण। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 101 की ओर। प्रश्न संख्या 101 कह रहा है, विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? तो विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को हम लोग बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 102 की ओर। प्रश्न संख्या 102 कह रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किस प्रकार की जोत की है? तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता जो है वो किस प्रकार की जोत की है? तो वो है सीमांत जोत। कौन सा जोत है? सीमांत जोत का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है लघु जोत, उसके बाद आता है अर्ध मध्यम।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमांत जोत। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 103 की ओर। प्रश्न संख्या 103 का रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? तो ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है ये सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में जो है सेवा क्षेत्र का जो है सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 104 की ओर। प्रश्न संख्या 104 का रहा है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? तो संपदा कर जो है ये भारत में पहली बार जो है 1957 में 1957 ईस्वी में लागू किया गया था। इसको याद रखिएगा कि संपदा कर जो है भारत में पहली बार 1957 ईस्वी में लागू किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 105 की ओर। प्रश्न संख्या 105 कह रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? जहाँ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहा है तो ये करता है विश्व बैंक। कौन करता है? विश्व बैंक जो है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 106 की ओर। प्रश्न संख्या 106 का रहा है, जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल न हो सके, जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल न हो सके उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे निमग्न लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? निमग्न लागत कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 107 की ओर। प्रश्न संख्या 107 कह रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का जो निर्माण है वो रेगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रेगनर फ्रिश के द्वारा जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किया गया था। किनके द्वारा? रेगनर फ्रिश के द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 108 की ओर। प्रश्न संख्या 108 कह रहा है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा, पादप प्लवक, जंतु प्लवक, छोटी मछली, उसके बाद बड़ी मछली। ये खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। कौन कौन? पहला पादप प्लवक, दूसरा जंतु प्लवक, तीसरा छोटी मछली और चौथा बड़ी मछली। इस प्रकार से हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 109 की ओर। 109 का रहा है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में जो है वो सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। किस प्रकार के? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वृक्ष ये पाए जाते हैं भारत में सर्वाधिक मात्रा में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 110 की ओर। प्रश्न संख्या 110 कह रहा है, निम्न हाथी रिजर्व में से ओडिशा में कौन सा स्थित नहीं है? तो उड़ीसा में जो है कौन सा हाथी रिजर्व जो है वो स्थित नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मयूर झरना। मयूर झरना जो है ये आपका उड़ीसा में नहीं है। इसको याद रखिएगा क्योंकि मयूर झरना जो हाथी रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 111 की। तो प्रश्न संख्या 111 का रहा है, गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो इसे जो है भारत का जो है वो जलीय जीव घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को। कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2009
9 को जो है गंगा डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 112 की ओर। प्रश्न संख्या 112 कह रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 113 की ओर। प्रश्न संख्या 113 का रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है उपकरण और या यंत्र, और सूची 2 में जो है दिया गया है मापन की गई राशि। तो इसमें दिया गया है आमीटर। आमीटर से जो है वो क्या मापते हैं? तो आमीटर से जो है वो धारा मापते हैं। क्या मापते हैं? धारा। 1 का 3 हो जाएगा। बोल रहा है हाइग्रोमीटर से। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो ये सापेक्षता आर्द्रता मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ। बी का 4 हो जाएगा सापेक्षता आर्द्रता। उसके बाद स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है भार। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आमीटर से हम लोग क्या मापे थे? तो वो 1 मिनट। आमीटर से धारा, हाइग्रोमीटर से सापेक्षता आर्द्रता, स्प्रिंग तुला से भार और बैरोमीटर दाब। इस प्रकार हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 114 की ओर। 114 का रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो इसमें जो ये लैक्टोबैसिलस है, ये लैक्टोबैसिलस जो हो जाएगा दही बनाने में। किसमें? तो लैक्टोबैसिलस का यूज़ जो है वो दही बनाने में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है राइजोबियम। तो राइजोबियम का जो यूज है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हो जाएगा राइजोबियम। उसके बाद कह रहा है यीस्ट। यीस्ट का जो यूज़ हो जाएगा वो अल्कोहल उत्पादन में। किसमें? अल्कोहल उत्पादन में इसका 1 हो जाएगा। और एस्परजिलस, और एस्परजिलस जो है ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल बनाने में। इस तरीक़ा से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 115 की ओर। प्रश्न संख्या 115 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन 1 कह रहा है 5 मार्च 2020 को इसरो ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 लॉन्च करने की घोषणा किया था। ये बिल्कुल सही है कि 5 मार्च 2020 को जो है इसरो ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 लॉन्च करने की घोषणा किया था। और GSAT-1 का जो वज़न था वो लगभग 1275 किलोग्राम का होगा। ये जो है गलत है, क्योंकि GSAT-1 का जो वज़न है वो लगभग 2275 kg का है। कितना है? 2275 kg का। इस प्रकार से देखें तो इसमें केवल ए आंसर हो जाएगा। केवल एक यहाँ पे कथन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 116 की ओर। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया। तो भारत का पहला जो प्रोटीन दिवस है ये मनाया गया है 27 फरवरी को।
कब मनाया गया है? 27 फरवरी को जो है भारत का पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 117 की ओर। प्रश्न संख्या 117 कह रहा है, भारत ने किस देश के साथ ईयर ऑफ एनवायरनमेंट लॉन्च किया है? तो ईयर ऑफ एनवायरनमेंट लॉन्च किसके साथ किया है भारत? तो ये किया है फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ जो है भारत ने ईयर ऑफ एनवायरनमेंट लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा, ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 118 की ओर। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है, प्रश्न संख्या 118 कह रहा है, भारतीय लघु उद्योग बैंक, भारतीय लघु लघु उद्योग विकास बैंक जिसको सिडबी कहते हैं, ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से एमएसएमई के लिए किस नाम से एक नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको सिडबी कहते हैं ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से एमएसएमई के लिए ये जो एक नॉलेज पोर्टल जारी किया है, जिसका नाम है एमएसएमई सक्षम। क्या नाम है? एमएसएमई सक्षम नाम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 119 की ओर। प्रश्न संख्या 119 का रहा है, निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है? तो किसने किया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया है। तो यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 120 की ओर। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है, विश्व संस्कृति दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व संस्कृति दिवस जो है वो 2020 जो है वो किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया है 3 अगस्त को। कब मनाया गया है? 3 अगस्त को जो है वो विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 121 की ओर। तो 121 कह रहा है, ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कॉरपोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ओला द्वारा शुरू किया गया ओला कॉरपोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में जो है ये शामिल नहीं है कनाडा। कौन नहीं शामिल है? तो कनाडा जो है ये कनाडा देश शामिल नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 122 की ओर। प्रश्न संख्या 122 कह रहा है, श्रम पर संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार किसी कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम पात्रता अवधि कितनी है? तो श्रम पर संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार किसी कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम पात्रता अवधि जो है वो 1 साल। कितना है? न्यूनतम पात्रता अवधि कितनी है? तो यह है 1 साल, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 123 की ओर। 123 का रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप अल होई किस देश में स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप अल होई ये जो है ये सीरिया देश में स्थित है। कहाँ? सीरिया देश में जो है ये स्थित है, जिसका ये नाम है सबसे बड़ा शरणार्थी जिसका नाम है कैंप अल होई। ये कहाँ पे स्थित है? सीरिया में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 124 की ओर। प्रश्न संख्या 124 का रहा, माणिक्यलाल राव का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो माणिक्यलाल राव का निधन हो गया है और ये राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? ये थे राजनीतिज्ञ। तो इसको याद रखिएगा कि माणिक्यलाल जो राव जो थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और वो क्या थे? वो थे राजनीतिज्ञ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 125 की ओर।
प्रश्न संख्या 125 का रहा है, कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम शुरू किया है? तो अंग्रेजी साहित्य में जो है एमए कार्यक्रम शुरू किसने किया है? तो ये किया है आपका एनआईटी त्रिची ने। किसने? एनआईटी त्रिची ने जो है ये अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 126 की ओर। प्रश्न संख्या 126 कह रहा है, जापान में आज के दिन यानी 6 अगस्त को किस वर्ष हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया गया था? तो जापान में आज के दिन मतलब 6 अगस्त की बात कर रहा है, हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया गया था। तो वो कब गिराया गया था ये पूछ रहा है। तो ये गिराया गया था 1945 में। 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर जो है वो परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम जो है वो लिटिल बॉय था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 127 की ओर। और प्रश्न संख्या 127 जो है ये कह रहा है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवेर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो रॉ द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवेर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक को जो है ये लिखा है यतीश यादव ने। किसने? यतीश यादव ने जो है ये रॉ पुस्तक लिखा है। आप लोग को बस रॉ याद रखना है कि रॉ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये यतीश यादव के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 128 की ओर। प्रश्न संख्या 128 है, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री की फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में क्या रैंक है? तो मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में जो है ये क्या रैंक है? तो ये दूसरा है। क्या है? दूसरा रैंक है। इसको याद रखिएगा। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री की जो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में है, इसका क्या रैंक है? तो दूसरा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 129 की ओर। प्रश्न संख्या 129 का रहा है, अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? अद्भुत अयोध्या, जिसको कि कभी कहीं कहीं अमेजिंग अयोध्या भी लिखा मिल सकता है। तो ये लिखा है नीना रॉय के द्वारा। किनके द्वारा? नीना रॉय के द्वारा जो है अद्भुत अयोध्या या अंग्रेजी में बोले तो अमेजिंग अयोध्या लिखा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 130 की ओर। प्रश्न संख्या 130 का रहा है, प्रख्यात व्यक्तित्व शर्ली एन ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो प्रख्यात व्यक्तित्व शर्ली एन ग्राव का हाल ही में निधन हो गया, वह किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो ये प्रसिद्ध थी उपन्यासकार में। किस रूप में? उपन्यासकार के रूप में जो थी ये प्रसिद्ध थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 131 की ओर। प्रश्न संख्या 131 का रहा है, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य 2024 तक राजधानी शहर में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन करने का है? तो दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य 2024 तक राजधानी शहर में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन करने का है? तो ये है 25%। कितना? 25% जो है वो वाहनों का संचालन करना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 132 की ओर। प्रश्न संख्या 132 है, भारत का पहला समुद्र के अंदर बनने वाला टनल किस शहर में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला समुद्र के अंदर बनने वाला टनल जो है ये किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मुंबई में। कहाँ बनाया जा रहा है? मुंबई में जो है भारत का पहला समुद्र के अंदर बनने वाला टनल जो है ये मुंबई शहर में बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 133 की ओर।
प्रश्न संख्या 133 का रहा है, एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र होगा। तो ये होगा एक दीर्घवृत्त, एक दीर्घवृत्त होगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 134 की ओर। प्रश्न संख्या 134 का रहा, नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले चार तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगी। तो किसकी शीतलन दर जो है सबसे अधिक होगी, तो ये होगी सफ़ेद की। किसकी? सफ़ेद की। तो यहाँ डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 135 की ओर। प्रश्न संख्या 135 का रहा है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में जो है वो, उसमें भारत का स्थान है वो 9वां है। क्या है? 9वां है। ठीक है, यानी कि 9 नंबर का है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 2020 में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 136 की ओर। प्रश्न संख्या 136 का रहा है, प्रश्न संख्या 136 का रहा है, 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 2020 का जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार ये प्राप्त हुआ है, किसको प्राप्त हुआ है? जेनिफर डोडना को। किसको? जेनिफर डोडना को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जेनिफर डोडना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 137 की ओर। प्रश्न संख्या 137 है, निम्न में से बेमेल कौन है, यानी कि इसमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखें तो सही सुमेलित नहीं है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यही सही नहीं है, क्योंकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसरो का मुख्यालय जो है ये बेंगलुरु में है, ये बिल्कुल सही है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण हैदराबाद, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम देखें तो बेमेल कौन नहीं है, वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद, ये गलत है, तिरुवनंतपुरम इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 138 की ओर। प्रश्न संख्या 138 का रहा है, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। तो ये क्या सोख लेता है? तो ये जो है पराबैंगनी किरणें सी एवं अंशतः यूवी जो बी है, अल्ट्रावायलेट रे बी को ये अवशोषित करता है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ई। ऑप्शन नंबर ई इसलिए होगा क्योंकि पराबैंगनी सी और अंशतः यूवी जो पराबैंगनी विकिरण बी पराबैंगनी बी विकिरण को, और साथ ही जो है ये केवल आंशिक पराबैंगनी बी विकिरण को भी ये सोख लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 139 की ओर। प्रश्न संख्या 139 है, AR2770 क्या है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। तो AR2770 ये क्या है? तो ये जो है ये सौर धब्बा है। क्या है? सौर धब्बा है AR2770, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 140 की ओर। प्रश्न संख्या 140 है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा स्थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उपचार करने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? जैव उपचार। क्या?
जैव उपचार, जिसको कि बायो रेमेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो रेमेडिएशन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 141 की ओर। प्रश्न संख्या 141 है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये कह रहा है। तो इसमें से देखें तो 1909 में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया, ये गलत है। 1909 में ये मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया, ये बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 142 की ओर। प्रश्न संख्या 142 का रहा है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो वो नहीं था अधिकारियों का अक्षमता। अधिकारियों का अक्षमता जो था, ये भारतीय सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 143 की ओर। प्रश्न संख्या 143 है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो था ये किसके बारे में था? तो ये था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 144 की ओर। प्रश्न संख्या 144 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ जो है आपका चौकीदारी द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी करके विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 145 की ओर। प्रश्न संख्या 145 का रहा है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से जो है ये आपका स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, युदुनंद शर्मा, ये सभी के सभी जो थे ये बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 146 की ओर। प्रश्न संख्या 146 का रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करें। तो यहाँ पे उनके नाम एवं निवास स्थान का मिलान करना है। तो यहाँ पे देखें तो जगपति कुमार जो है ये खराटी गांव यहाँ औरंगाबाद के हैं। जगपति कुमार जो है ये खराटी गांव औरंगाबाद। रामानंद सिंह, तो रामानंद सिंह जो है वो शहादत नगर जो है ये पटना। और राजेंद्र सिंह का बात करें तो राजेंद्र सिंह जो है वो बनवारी चक सारण। और सतीश चंद्र झा का बात करें तो ये थे खड़हड़ा भागलपुर। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ए यानी ए का 3, बी का 2, सॉरी ए का एक मिनट ए का 3,
बी का 2, सी का 1 और डी का 4। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 147 की ओर। तो प्रश्न संख्या 147 है, वो ये कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया और उसका नाम था हुंकार। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया और उसका नाम था हुंकार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 148 की ओर। प्रश्न संख्या 148 का रहा है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है वो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 149 की ओर। प्रश्न संख्या 149 का रहा है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्याम नंदन प्रसाद मिश्र, ये सभी के सभी थे। तो इस प्रकार देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 150 की ओर, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 150 का रहा है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। तो फ्रेंड्स, ये थे CDPO के कुल 150 प्रश्न जो कि पहले टेस्ट सीरीज का था। और आप लोग बताइएगा कि ये जो 150 प्रश्नों का जो सीरीज़ था उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं। और हाँ, वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।